अच्छा जी, एक छोटा सा प्रश्न था कि जिस तरह से गांव में अभी कर्जे, मान लो कर्जा जो चल रहा है, घर में खाने की स्थिति नहीं है, और सिर्फ मान लो एक प्रकार से 2-3 लाख रुपए कर्जा है। तो क्या ऐसी हमारे ऊपर चाल चली जा रही है कि जिस घर में आज खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके सिर पर 2-3 लाख रुपए कर्जा बैठा है? तो ये कैसे, क्या हमारे ऊपर कोई चाल चल रहा वो है? 2-3 लाख रुपए हमने खाए ही तो है ना। बात गाँव की नहीं है, शहरों में भी ऐसा ही है। जी। और बात कोई बस अविकसित या विकासशील देशों की नहीं है। प्रति व्यक्ति कर्जा जानते हैं किस देश में सबसे ज़्यादा है? अमेरिका में। जी। हुँ? तो उसमें हाउसिंग और क्रेडिट कार्ड डेट इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही चरमराई हुई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत स्टेबल नहीं माना जाता, इसी कर्जे की वजह से। जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसका भी बड़ा कारण यही कर्जा ही था। हुँ? कहाँ से आता है ये कर्जा? कंज़्यूम करना है, भोगना है, इसलिए आता है कर्जा। जब बुद्धि पर कामना चढ़ जाती है ना, तो विवेक दब जाता है। सही गलत, अच्छा बुरा पहचानने की क्षमता एकदम पीछे छूट जाती है। आदमी कहता है भोगो, किसी भी शर्त पर भोगो। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। अमेरिका में मूवी टिकट्स मिलते हैं 6 महीने की ईएमआई पे। आप मूवी टिकट बुक कराने जाओ, बोलेंगे इन 6 इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। माने वो लोग भी मूवी देखने आ रहे हैं जिनके पास मूवी देखने तक के पैसे नहीं है, पर उनको दिखाई जा रही है। क्या बोल के दिखाई जा रही है? ले लो, बाद में चुका देना। मूवी देख लो, बाद में चुका। अब वो चुका नहीं पाएंगे कोई बाद में, तो यही बबल बनता है और फिर फूटेगा। क्योंकि कोई बैंक होगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जिसने अपनी बुक्स में क्या लिख रखा होगा कि ये मेरे एसेट्स हैं। आपने किसी को जो लोन दे रखा होता है ना, वो आपकी दृष्टि में तो आपका एक एसेट ही है, पर वो एक बड़ा डाउटफुल एसेट है जो आप बताते नहीं। वो एक अनसर्टेन एसेट है। वो वास्तव में एक इमेजिनरी एसेट है, वो कभी आपको मिलना मिलाना है नहीं। पर जब तक इस कहानी का पर्दाफाश नहीं होता, तब तक ये कहानी चलती रहती है। और आप भी बोलते रहते हो, हाँ भाई देखो मैंने इतना दे रखा है, इतना है। और मैंने उस एसेट पे फिर मैं अपनी आमदनी भी दिखा देता हूँ, वो आपके बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती है। भाई इतना मेरा एसेट है, इतना मैंने अगर कर्ज दिया है, तो इतना फिर उसमें मेरा एक्रूड इंटरेस्ट भी तो है कि ये इतना कर्जा है, इतना मेरा अभी इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट आना तो छोड़ दो, जो तुमने मूल भी दे रखा है वो भी। अरे भाई, तुम ऐसे लोगों को हाउसिंग लोन दे रहे हो जिनकी किसी भी हालत में हाउस में रहने की क्षमता ही नहीं है। वो कभी चुकाने वाले हैं? वो तो चुकाएंगे नहीं। ये तब तक नहीं पता चलेगा जिस दिन तक तुम उनसे पैसा वापस मांगने नहीं जाते। जब तक नहीं जा रहे तब तक ठीक है, जब जाओगे मांगने तो पता चलेगा ये तो कहीं से नहीं चुकाने वाला। फिर तो एनपीए बोल लो या जो भी बोल लो। कुल मिलाकर के बात कंजम्पशन की है। और जब कंजम्पशन की बात आती है तो कंज्यूम दोनों ही कर रहे हैं, कर्ज लेने वाला भी और कर्ज देने वाला भी। कर्ज लेने वाला क्या कंज्यूम कर रहा है? कर्ज। कर्ज देने वाला क्या कंज्यूम कर रहा है? कंजम्पशन माने भोग। वो क्या भोग रहा है? ब्याज। वो कह रहा है दूंगा तो पाऊंगा, ब्याज भोगूंगा, ब्याज भोगूंगा। दोनों ही भोगी हैं, और नाव दोनों की डूबती है। उस बेचारे को तो कई बार आत्महत्या करनी पड़ती है जो कर्जदार है, क्योंकि कर्ज वो चुका नहीं सकता। या सड़क पे आता है कि अगर मकान लिया था तो बैंक आके मकान पे कब्जा कर लेता है, गाड़ी ली थी तो बैंक आके गाड़ी ले जाता है। और लेकिन बहुत सारा लोन ऐसा होता है जो सीधे सीधे एकदम कंज्यूमेबल होता है, वो कोई वापस नहीं आ सकता।
हॉलीडे लोन्स होते हैं, मालूम है? अब किसी ने हॉलीडे लोन लेके हॉलीडे बना लिया, बताओ कौन सा एसेट है जो तुम जाके अब जब्त करोगे? किसी ने व्हीकल लोन लिया तो उसकी कार उठा सकते हो, उसने लौटाया नहीं तो कार ले लो उसकी। पर किसी ने पर्सनल लोन ले लिया और उससे वो छुट्टी मना आया, अब लौटा नहीं रहा है पैसे, अब क्या करोगे? क्या तुम उसका लोगे? उसके पास तो कोई कोई अंडरलाइंग सिक्योरिटी भी नहीं थी। कुछ ऐसा भी नहीं था कि उसने अपनी जमीन गिरवी रख करके आपसे लोन लिया, तो उसके पास कुछ नहीं है, आपने उसको लोन दे रखा है, वो ले भी रहा है। क्या है? दोनों ओर बस भोगने की वासना है, भोगना है, भोगना है, भोगना है। गांव में आत्महत्याएं दशकों से होती रही हैं कर्जे के कारण। पहले जो दो मुख्य कारण होते थे, वो एक था कि माइक्रो क्रेडिट अनअवेलेबल होता था, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एकदम गांव गांव तक पहुंचे ही नहीं थे। वही पहुंचाने के लिए आपको याद होगा बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, जब सारे बैंकों को जब राष्ट्रीयकरण करा गया था, तो उसमें जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो एक ये भी था कि बैंक तो बस अमीरों को लोन देते रहते हैं शहरों में, बेचारे किसानों को तो कभी लोन मिलता ही नहीं। तो कहा गया कि सबको नेशनलाइज करो और गांव गांव में शाखाएं खुलेंगी, ताकि, लेकिन शाखाएं वगैरह तो क्या ही खुली, गरीबों को झक मार करके जाना पड़ता था जो वहाँ स्थानीय साहूकार होता था उसी के पास, वही मदर इंडिया का सुखी लाला। और वो कोई वार्षिक दर पे ऋण नहीं देता था, वो मासिक ऋण पे दर पे देता था। और मासिक दरें कैसी होती हैं? किसी को कुछ गाँव गमी का हाल पता है? वो मासिक होता है 1%, 1.25%, कई कई बार 2.25%। महीने का? गजब गजब, कह रहे महीने का 5-5, 10-10% होता है। पहले काट लेते क्या कैसे जिएगा आदमी, बताओ आप? और वो बेचारा चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है किसान, तो उसको कंपाउंडिंग आती भी नहीं है, वही समझ भी नहीं पाता कि अगर मैं इसको एनुअलाइज करूं तो ये एनुअल बेसिस पे कितना पड़ गया। 5% तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि एनुअल कितना हो जाएगा, आदमी मर जाए उसको चुकाने में। 2% भी एनुअल बेसिस पे बहुत होता है बाबा। कंपाउंडिंग जो है वो बहुत घातक चीज होती है, तो उसको समझ में आता नहीं है। मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, प्रेमचंद की कहानी है एक, वो इसी पर है, 2 मुट्ठी अनाज, कि उसने कुल 2 मुट्ठी अनाज लिया होता है पंडित जी से, और सालों तक पंडित जी ने उसका नाम नहीं लिया, वो अपने खातों में उसकी कंपाउंडिंग करते रहे। चक्रवृद्धि ब्याज जानते हो? तो चक्र ही है, चक्कर में फंसते हो अब, उसकी एक चक्र के ना ही वृद्धि होती है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। और 5 साल बाद अचानक उसके आगे आगे कहते हैं कि इतना पैसा बाकी है। वो कहते हैं महाराज किस बात का? बोलते एक बार तुमने 2 मुट्ठी अनाज लिया था। बोला वो तो मैंने धीरे धीरे करके ऐसे ही अनौपचारिक रूप से आपको लौटा ही दिया था। वो लेकिन किताबों में तो नहीं लौटाया तुमने। बोले कहीं पे तुमने लिखा कि तुमने लौटा दिया है? वो जीवन भर बेगारी करता है। बेगारी समझते हो? मजदूरी बिना पगार के। जब मर जाता है तो उसका लड़का भी करता है, शायद कहानी में ऐसा है। तो पहले ये 2 कारण होते थे कि आपको इजी क्रेडिट मिलता नहीं था, तो आपको जो स्थानीय साहूकार था उससे बहुत मोटे ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता था। ये एक कारण था। और दूसरा कारण था जो बहुत सारी हमारी संस्कृति संबंधित कुप्रथाएं हैं। घर में किसी की मौत हो गई तो 13 दिन तक खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो पूरी दुनिया को। आप जानते हो आम भारतीय अपनी उम्र भर की बचत का 20% ब्याह में लगा देता है, और ये अनुपात गिरता है अमीरों में, क्योंकि अमीरों के पास बहुत ज्यादा है ना, तो कितना भी लगाएं तो वो 2-4% लगा सकते हैं। गरीब लोग अपनी उम्र भर की सेविंग्स का 50%, 70% बेटे बेटी के ब्याह में लगा देते हैं, और जितना गरीब होगा उसके बेटे बेटियां होते भी उतने ज्यादा हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं, आंकड़े गवाह हैं कि गरीबी का और आबादी का बहुत सीधा संबंध है। जहां गरीबी जितनी होती है वहां आबादी उतनी ज्यादा होती है। तो अब घर में 4 औलादें हैं,
या 5 हैं, और पांचों के ब्याह में भाई हमारी परंपरा है, मेरा समुदाय, मेरा कुनबा, मेरे रिश्तेदार मेरा उपहास करेंगे अगर मैंने इतना खर्चा नहीं करा तो। अब वो उतना खर्चा कहां से करे गरीब इंसान? वो कर्जा लेके खर्चा करता है। और हम ये भी जानते हैं कि गरीबी और मृत्यु दर में भी सीधा संबंध होता है। जहां गरीबी जितनी ज्यादा होती है मृत्यु दर भी उतनी ज्यादा होती है। तो पैदा भी लोग ज्यादा हो रहे हैं, मर भी ज्यादा रहे हैं, और ब्याह भी ज्यादा हो रहे हैं, और तमाम तरह के और संस्कार भी ज्यादा हो रहे हैं, और हर चीज में क्या लग रहा है? वो पैसा कहां से लाएगा? वो कर्ज ले लेके लाता है। तो इस तरीके से कर्ज बढ़ा करता था पहले। ये 2 कारण थे। ये अच्छे दरों पर जो आपको बीज के लिए और कीटनाशक के लिए, ठीक है, जो आपको चाहिए ही होता है किसी भी किसान को इस समय पे, जब साधारण खेती के लिए ये सब क्रेडिट चाहिए होता है, तो वो कौन देगा? सरकार देने आती नहीं थी, तो किससे लेता था? सुखी लाला से। और सुखी लाला उसको लूट मारता था। तो पहले तो ये होता था, एक तो वाजिब कारण था कि मुझे अपनी खेती के लिए ही कर्जा चाहिए और कर्जा मिल नहीं रहा, और दूसरा था जो अंधाधुंध खर्चा होता था, चाहे ब्याह हो, चाहे मुंडन हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे और दुनिया भर के 150 काम हो, उन सब पे खर्चा हो रहा है। अब उसमें नया आयाम जुड़ा है, भोग। पहले था शोषण और संस्कार, और अब उसमें नया आयाम क्या है? भोग। और उसका जिम्मेदार पहले थोड़ा टीवी हुआ, और टीवी से कई गुना ज्यादा जिम्मेदार अब है मोबाइल फोन। गांव गांव में हर इंसान को, लड़के को, लड़की को भोगना है, भोगना है, किसी भी कीमत पर अभी भोगना है, ज्यादा से ज्यादा भोगना है। कैसे भोगोगे? कर्ज लेकर के। इजी ईएमआईज, इजी ईएमआईज, कर्ज लो, भोगो। और अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर्ज नहीं मिल रहा है तो आसपास किसी से ले लो, आसपास ले लो किसी से। आजकल तो जिसने कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर भी लोन मिल रहा है कि अपना कर्जा पूरा। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड में भी ये होता है। आपकी क्रेडिट कार्ड डेट जब बहुत बढ़ जाती है तो दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनी आती है, वो कहती है अपनी डेट हमें ट्रांसफर कर दो, वहां पर तुम पर 1.75% पड़ रहा था, हम तुमको 1.5% पे दे देंगे। तो वो सारी डेट खरीद लेते हैं। ये भी होता है। उससे कोई समाधान थोड़ी हो जाता है। बस कागजी कार्रवाई चलती रहती है, जिससे निवेशकों को लगता रहता है कि उनका पैसा सुरक्षित है जब तक बुलबुला फट नहीं जाता। समझ रहे हैं? तो पुराने कारण तो खत्म हुए नहीं पूरे तरीके से, नया कारण एक और जुड़ गया है। जो पुराने 2 कारण थे कि आसानी से इंस्टीट्यूशनल लोन मिलता नहीं है। जानते हैं, जहां इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ठीक से नहीं होता वहां कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। बंबई का अंडरवर्ल्ड आपने खूब सुना होगा, इतनी पिक्चरें बनती हैं। अब उतना नहीं है, पहले बहुत ही ज्यादा था। ये सब आप नाम सुनते हो खूब, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उनसे पहले और भी थे, उन पे फिल्में इतनी, ये सब सुन देखा है ना। वो क्यों होता था जानते हो? उसका बड़ा कारण क्या था? बैंक एंटरटेनमेंट को इंडस्ट्री नहीं मानते थे। पिक्चर बनाने के लिए पैसा चाहिए तो वो आपको किसी से लेना पड़ता था, और जिससे आपने लिया है उससे थोड़ा अनौपचारिक तौर पे लिया है, तो लौटाने में कई बार ऊंच नीच हो जाती थी। अब वो ऊंच नीच का फैसला कैसे हो? क्योंकि कागजी कार्रवाई तो पूरी है नहीं, तो जाके कोर्ट से तो फैसला ले नहीं सकते। तो फिर फैसला लेने के लिए किसके पास जाया जाता था? डॉन के पास। फिर डॉन कहता था हाँ भाई, जिसके पैसे लौटा, इसके पैसे लौटा। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री का और गैंगस्टर्स का इतना गहरा संबंध था। फाइनेंसिंग उपलब्धि नहीं थी, तो डॉन या तो फाइनेंसिंग कराता था या फिर फाइनेंसिंग में आर्बिट्रेशन करता था। कई बार तो डॉन खुद ही फाइनेंसर होता था, फाइनेंस्ड बाय डॉन।
भोग तो देखो बढ़ेगा, जब तक वो काम आगे नहीं बढ़ता जो आपकी संस्था कर रही है, भोग बढ़ेगा। और भोग से फिर जो भयानक बीमारियां पैदा होती हैं और दुष्परिणाम आते हैं, विस्फोट होते हैं, वो भी सब होंगे। जब तक आत्मज्ञान नहीं है, आदमी अंधी कामना पर ही चलेगा। चाहे अमेरिका हो, अमेरिका का कोई शहर हो, न्यूयॉर्क सिटी हो, और चाहे उत्तर भारत का, पूर्वी भारत का कोई छोटा सा गांव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां पर ट्रेडिंग में लालच और कामना का मारा गया है वॉल स्ट्रीट में, और ये यहाँ पर बस मोबाइल देख करके इस बात पे मरा जा रहा है कि अरे मुझे भी फलानी की शादी में नया कोट पहन के जाना है। और शादियां एक के बाद एक होती हैं गांव गंवई में, जब उसका सीजन आता है। अब देख देख के कहे हम भी नया कोट पहनेंगे, और ये कोट जब 2 शादियों में पहन लिया, अब तीसरी में नया चाहिए। नया चाहिए। और जाके झुन्नूलाल 5,000 का कोट उठा लाए, अब चुकाओगे कहां से? जितनी भी अच्छाइयां हैं वो आत्मज्ञान से ही आती हैं। मित व्ययी होना कोई नैतिक मूल्य नहीं है, वो अध्यात्म ही आपको सिखा सकता है। जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है उसमें कोई भी आप अच्छा गुण नहीं पाओगे, और होगा भी तो सतही होगा, ऊपर ऊपर का होगा। जो जिसको आत्मज्ञान जितना बढ़ेगा उसमें सहज ही बहुत सुंदर सुंदर गुण प्रकट होने लगते हैं। वो ये भी जान जाता है कहाँ खर्चा करना है, ये भी जान जाता है कहाँ खर्चा नहीं करना है। और ये बात कोई उसकी आर्थिक नीति, कोई फाइनेंशियल पॉलिसी की नहीं होती है। ये बात वो बस अपने आप समझ जाता है, क्योंकि वो खुद को समझने लगा है। क्योंकि वो खुद को जानने लगा, इसलिए ये भी जान जाता है कि कहाँ खर्च करूं, कहाँ खर्च नहीं करूं। इसी चीज को आगे बढ़ाइए। ये आगे नहीं बढ़ेगा तो जो आप देख रहे हो वो होता ही रहेगा।